Hello students, welcoming Deepak Bright Coaching, myself Deepak Kumar Sharma. Today I will discuss class 12th physics, chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. In this chapter I will discuss some important MCQs for academic and competitive exams. Welcoming Deepak Bright Coaching, sure success for a bright future. Welcoming my class. So this is the first question. A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere is. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सरफेस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल काम कर रहा है तो उसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, ये हमने यहां पर बताया है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले आपने को क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा, तब उसका आंसर देना है। तो ये जो मैं अब इस आज जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं, इसमें हमने कॉन्सेप्ट के लिए भी अलग से वो बनाया हुआ है कॉलम। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है, मेटल स्फीयर, जिसका रेडियस दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस लिख लेते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर चार्ज है, तो ये चार्ज स्फीयर है, तो इसको हम चार्ज कर लेते हैं। अब चार्ज स्फीयर 5 सेंटीमीटर रेडियस 10 वोल्ट का पोटेंशियल इस पर काम कर रहा है, तो इसके सरफेस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल जो हमारा 10 वोल्ट है एट द सरफेस। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना होगा, इस सेंटर पर हमें पोटेंशियल बताना है कि वो कितना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में जो पोटेंशियल हमारा सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल उसके इनसाइड में भी स्फीयर पे होगा। और जैसे जैसे हम सरफेस से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा पोटेंशियल फिर कम होने लगेगा रेडियस के बेस पर। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल वैसे वैसे कम होने लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो पोटेंशियल हमारा सेंटर सरफेस पर है वही पोटेंशियल हमारा सेंटर पर होगा। तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट का एक कॉलम बनाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्या हमने कॉन्सेप्ट निकाला। तो इसका कॉन्सेप्ट आएगा, electric potential at any point inside a hollow sphere is same as that of its surface. And the potential at the surface is 10 volt. The potential at the center will also be 10 volt. तो यहां हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है सरफेस पर भी और सेंटर पर भी, इसलिए इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 charges Q plus Q plus Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown in figure. तो यहाँ फिगर में हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर Q, Q और Q, एक कैपिटल Q और 2 स्मॉल q चार्जेस रखे हुए हैं। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन इज 0। जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उस कन्फिग्रेशन का वो 0 दिया हुआ है। इफ Q इज इक्वल टू, तो हमें कैपिटल Q को स्मॉल q की फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को समझने के बाद आपको इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। उसके बाद उसका फार्मूला याद करना है कि वो फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं वो लगाना है, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले समझना है। तो क्वेश्चन को, फिजिक्स में क्वेश्चन को पहले समझना होता है। फिजिक्स के क्वेश्चन तो लैंग्वेज में टफ होते हैं, बट उनका जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि वो कौन से थ्योरी से, मतलब किस थ्योरी से किस टॉपिक से है, फिर इजी होने लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर बेस्ड है। यहां पर हमारे पास 3 चार्जेज हैं, तो 3 पेयर्स हमारे यहां पर बन रहे हैं, उस पेयर्स को हम देख रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इसको पेयर की फॉर्म में भी देखें तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमारे पास ए बी सी 3 पेयर्स यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे हम सॉल्यूशन में। हम पहले सोचते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने है। ये फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा।
U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R Q2 Q3 R Q1 Q3 R। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि Q1 अगर हम इसको A को यहां पर इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं और इसको Q3 ले लेते हैं, तो आप Q1 और Q2 को लेंगे तो डिस्टेंस आपके पास A है, ठीक है। Q2 और Q3 को लेंगे तब भी आपके पास डिस्टेंस A है, लेकिन अगर Q1 और Q3 को लेंगे तो यहां पर डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है। तो पहले हमें Q ये जो AC है, AC की वैल्यू को हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। AC कितना होगा, तो यहां पर हमने AC को पहले फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमें AC फाइंड होनी चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो AC निकालने के लिए हमें यहां पर पीजीटी थ्योरम यूज करनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए आप पाइथागोरस किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू यहां पर A स्क्वायर दे रखी है और BC की वैल्यू भी A स्क्वायर दे रखी है, तो यहां पर हो जाएगा 2A स्क्वायर AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा यहां पर A√2। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा A√2, ठीक है। अब आप इसको वैसे भी लर्न कर सकते हैं, जब एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं मिलता है, कॉम्पिटिटिव में भी नहीं मिलता है, तो अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है और राइट एंगल है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो A√2 होता है, यानी कि साइड √2 होता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कभी करेंगे जब आपको कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जो ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को आप यहां पर अप्लाई करेंगे, क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 की जगह पर हमने कैपिटल Q को देख रहे हैं और Q2 की जगह पर हम स्मॉल q को देख रहे हैं, अपॉन R का मतलब है डिस्टेंस, प्लस Q2 की जगह पर हम स्मॉल q को देख रहे हैं और Q3 की जगह पर हम फिर एक स्मॉल q को देख रहे हैं, डिस्टेंस इसमें भी A है, प्लस Q1 Q1 की जगह पर हम कैपिटल Q को देख रहे हैं और Q3 की जगह पर हम स्मॉल q को देख रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो अभी हमने फाइंड किया था वो है A√2 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, यहां पर देखें आप 0 दे रखा है, तो ये गिवन में है, ठीक है, ये गिवन है। सॉल्व करेंगे 1/4πε जाकर के 0 में वहां पर 0 हो जाएगा, और बाकी को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो A√2 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो Q इंटू √2 प्लस यहां पर भी आ जाएगा Q इंटू √2 एंड प्लस यहां पर Q इंटू Q आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आपका, तो ये भी वहां पर 0 हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, Q इंटू √2 और प्लस Q स्क्वायर √2 प्लस Q इंटू इक्वल टू √2। अब हमें इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें बस Q की हम कॉमन ले लेंगे और इसको आप ले जाएंगे अपॉन में, माइनस में उस साइड में। तो यहां से हमने Q को कॉमन ले लिया, यहां पर बचा हमारे पास √2 प्लस का 1 और यहां उधर जाएगा ये, तो Q स्क्वायर √2 बच जाएगा, ठीक है। एक Q से आप स्क्वायर को कट कर दीजिए, Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √2 अपॉन 1 प्लस √2 इंटू Q। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा बिल्कुल इस ऑप्शंस में किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 लाने के लिए हमें √2 से ऊपर और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक √2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक √2 से आप नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो जब √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में तो √2 प्लस 2 बचेगा और Q हमारे पास पहले से है। तो अब ये क्वेश्चन, ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये हमारा बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने ये चीज करनी थी। तो इस तरीके से ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला था वो हमें लर्न होना चाहिए, तब जाकर के हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन है a metal foil of negligible thickness is introduced between two plates of a capacitor at the center. तो the capacitance of the capacitor will be। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके अंदर जो मेटल फॉइल हमने
इंसर्ट की है उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मीन्स हम टी को 0 मान लेंगे, उसकी थिकनेस को हम 0 मान लेंगे। तो अब हमें बताना है कि उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट करते हैं तो वहां पर कौन सा फार्मूला यूज होता है उसको ध्यान देना है। तो वो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए और डेरिवेशंस भी आते हैं। तो फार्मूला है ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1/A। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहा है कि उसकी जो थिकनेस है वो 0 है। तो जब थिकनेस 0 हो जाएगी तो उसका मतलब मेटल फॉइल जब नेग्लिजिबल ही हो जाएगी एक तरीके से। तो जब मेटल फॉइल नेग्लिजिबल हो जाएगी तो जो कैपेसिटेंस उसका पहले था वही कैपेसिटेंस उसका फिर से वही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको शो करके दिखा सकते हैं इफ T इक्वल टू 0 यानी थिकनेस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल को हम 0 मानते हैं, होता नहीं है लेकिन हम उसको 0 मान के चलते हैं, तभी वो हमारा मैथमेटिकली सॉल्व हो पाता है। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बचेगा और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो है ये हमारा वही इनर्शियल जो विदाउट मेटल फॉइल के था वही कैपेसिटेंस आएगा। तो ये सेम कैपेसिटेंस हो जाएगा, यानी कि ये इस पर जो हमारा आंसर आएगा वो सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें अगर हम उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हैं। और जनरली आप फास्ट में इसका आंसर देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। नेग्लिजिबल थिकनेस इट मींस T इक्वल टू 0 और मेटल फॉइल में जब T इक्वल टू 0 हो गया तो वो मेटल फॉइल एक तरीके से पूरी ही नेग्लिजिबल हो गई है। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है जो हमें सोच करके करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid sphere and a hollow sphere of equal diameter are raised to the same potential, then ये ऑप्शंस हैं हमारे सामने। तो हमारे पास स्पेयर है, ठीक है, और हमें उसमें बताना है कि वो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एक होलो स्पेयर और सेम डायमीटर के हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है हमारा स्पेरिकल जो कैपेसिटर है उसके लिए रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है पोटेंशियल पर। ठीक है, तो रेडियस और पोटेंशियल का एक तरीके से हमें यहां पर देखना है। तो सोचिए कि रेडियस और पोटेंशियल में कौन सा फार्मूला लगता है स्फीयर के लिए। स्पेरिकल कैपेसिटर का एक फार्मूला हम यूज करते हैं जिसमें हम कैपेसिटेंस और रेडियस का आपस में एक दूसरे के रिलेशंस में होते हैं, इनवर्सली या डायरेक्टली जो भी। तो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा फॉर ए स्पेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये स्पेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला है जिसमें C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब क्या है कि R जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। अब सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑफ इक्वल डायमीटर दे रखे हैं। इक्वल डायमीटर इट मींस इनका रेडियस सेम है, रेज टू द सेम पोटेंशियल। देन क्या होगा, इन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा। तो जब पोटेंशियल सेम होंगे तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि अब हमारा रेडियस सेम है, इफ रेडियस सेम तो क्या होगा हमारा पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल किससे कन्वर्ट होता है, चार्ज से। चार्ज से पोटेंशियल क्रिएट होता है तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है, बी पार्ट हमारा सही है। बोथ हैव इक्वल चार्ज, यानी कि सब पर दोनों पे इक्वल चार्ज होगा। तो अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो चार्ज भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायमीटर सेम है तो उसका ना तो चार्ज चेंज होगा ना पोटेंशियल चेंज होगा, चाहे वो होलो स्फीयर हो या वो सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप हर क्वेश्चंस में पाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपने समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है, खाली सॉल्व करना नहीं है कि हमने आंसर निकाल दिया, कुछ नहीं। उसका कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बैठाना है। वो कॉन्सेप्ट पता नहीं कौन से न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी में यूज हो सकता है। नेक्स्ट, two capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in parallel. If Q is given to the assembly, the charge gets shared. The ratio of the charge on the capacitor C1 to the charge that of C2 is. तो इस क्वेश्चन को C1 और C2 पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल कंडीशंस में आपको पता होता है जब कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल होता है तो उस पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कैपेसिटेंस का कि वहां पर चार्ज सेम होता है कि पोटेंशियल सेम होता है। तो पैरेलल कंडीशन में चार्ज सेम होगा कि पोटेंशियल सेम होगा, उसको हमें ध्यान देना है।
तो वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन को करने की जल्दी नहीं करनी है, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो टू कैपेसिटर ऑफ C1 एंड C2 कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। जब सीरीज में होता है तो चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। तो यहां पर क्या सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या बना हमारा कॉन्सेप्ट, वो बना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स में बी डिफरेंट। अब पोटेंशियल सेम है तो V1 इक्वल टू V2 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे यहां पर कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V, और V का फार्मूला यहां से क्या बनेगा, V इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, तो जब हम पहले वाले को देखेंगे तो यहां पर पहले का चार्ज Q1 होगा क्योंकि चार्ज डिफरेंट होता है, और कैपेसिटेंस क्या है इसका C1। सेकेंड वाले को देखेंगे चार्ज Q2 होगा, कैपेसिटेंस C2 होगा। तो यहां पर हमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर C1 एंड C2। तो हम Q1 एंड Q2 को फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू C1 अपॉन C2 कर लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा चार्ज का जो रेशियो आएगा वो C1 और C2 आएगा, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन इज राइट। लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो मैंने आपको देखो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंदर बॉक्स में, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि हमारा पोटेंशियल सेम होता है तो हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट जो मैं आप लिख रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कीजिएगा, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 respectively if they are not brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference between them is। तो यहां पर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट आप सोचिए क्या होगा। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, तो टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स सेम चार्जेस की हैं, तो सेम चार्जेस की जब प्लेट्स होती हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है तो उसी से पोटेंशियल आता है हमारा, वो किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट में यहां पर समझा दूं, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। मान लिया ये भी पॉजिटिव प्लेट है और ये भी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव प्लेट से अगर मान लिया मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले की, फर्स्ट वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसी ये फर्स्ट प्लेट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो सेकंड प्लेट है यानी कि ये वाली, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो काम कर रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहां जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वही हमारा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल टू E1 माइनस E2। कैसे आया वो मैंने आपको नीचे समझाया। अब बस E1 और E2 है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो अब हमें यहां पर फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू E1 माइनस E2, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपको पता है कि 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो V इक्वल टू E इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस। E की वैल्यू यहां से आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू इंटू डी, डी आपका यहां पर मल्टीप्लाई में हो गया। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे, Q1 माइनस का Q2 अपॉन A, ये और 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां पर हमने सिग्मा 1 की जगह पर Q1 अपॉन A रखा है और सिग्मा 2 की जगह पर Q2 अपॉन A रखा हुआ है, ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट की हुई है। ठीक है, तो यहां पर V की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस का Q2 अपॉन, ये D को अपॉन में ले लीजिए, 2 इधर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस का Q2 अपॉन 2 इंटू C, क्योंकि हमें मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा A अपॉन D। तो यहां पर हमें ये तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी यूज हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में या प्लस में कब होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, on moving a charge of 20 coulomb of 2 centimeter by 2 centimeter 2 joule of work is done, then the potential difference between the points। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, इसमें वैल्यूज दे रखी हैं आपको, वैल्यूज में चार्ज दे रखा है, आपको वर्क दे रखा है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस का W की फॉर्म में सॉल्व करते हो, जिसमें Q भी आता हो, W भी आता हो और V भी आता हो। ठीक है, तो कौन सा होता है वो फार्मूला जिसमें हम V, W और Q को यूज करते हैं? तो वो कॉन्सेप्ट फार्मूला में याद रखना पड़ेगा। तो वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मींस V इक्वल टू W अपॉन Q। अब यहां पे हमें V निकालना है, तो W की वैल्यू जूल में होती है, तो जूल यहां पर 2 जूल और Q चार्ज है 20 कूलम, कट कर देंगे 10, तो V की वैल्यू 1 अपॉन 10 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करके 0.1 वोल्ट। तो बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूले पता, बस फार्मूला में लर्न होना चाहिए। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट ए का है। तो फार्मूला लर्न होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट, thin spherical conducting cell of radius r has a charge q, another charge capital Q is placed at the center of the cell, the electrostatic potential at a point P at the distance r by 2 from the center of the cell। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि पोटेंशियल का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में एक चार्ज Q है जो रेडियस r पर है, Q सेंटर में रखा हुआ है। अब वो रेडियस को कम कर दिया उसने, अब वो r से r/2 पर आ गया। उस कंडीशन में उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा? तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज करने के लिए हमें वो फार्मूला लर्न होना चाहिए, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यहां पर हमारे पास 2 केसेस हैं और 2 केसेस को में हमें इनको बताना है कि हमारा पोटेंशियल कितना होगा। तो एक पोटेंशियल तो हमारा R पर काम कर रहा है, यानी रेडियस पे काम कर रहा है, और एक पोटेंशियल हमारा r/2 पर काम कर रहा है। तो दोनों ही पोटेंशियल्स को हमें यहां पर करना है सॉल्व। तो सबसे पहले r डिस्टेंस पर, तो पहला पोटेंशियल जो हमारा निकल करके आएगा, थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r, चार्ज Q। ठीक है, तो पहला जो पोटेंशियल आएगा V, वो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा रेडियस हाफ हो गया है। कैपिटल Q चार्ज, अनदर चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब सेल पर Q चार्ज आ गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P एट द डिस्टेंस r/2। r/2 पर जो पोटेंशियल हमारा होगा V इक्वल टू, वो कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन r/2। अब डिस्टेंस चेंज हो गई है और चार्ज हो गया हमारा कैपिटल Q, तो हो जाएगा 2Q अपॉन। ठीक है, ये V डैश आ गया, V और V डैश ये दो हमारे पोटेंशियल आ गए हैं। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V टोटल इक्वल टू V प्लस V डैश। V की वैल्यू यहां पर है 1/4πε0 Q अपॉन R, और V डैश की वैल्यू है 1/4πε0 2Q अपॉन R। ठीक है, तो इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारा ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी जो है वो हमारे इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका सी आंसर। ठीक है, तो इस समझ में आ गया आपको, ये दो फार्मूले हमने यूज करने हैं। ये r/2 डिस्टेंस पर है, ये r पर है, Q चार्ज से r पर, और ये Q चार्ज से r/2 पर। दोनों को पोटेंशियल्स को हमने प्लस कर दिया, टोटल पोटेंशियल हमारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज किया। नेक्स्ट, a battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates becomes equal to the electromotive force of the battery. The ratio of the energy stored in the capacitor and the work done by the battery will be। तो यहां पर हमें रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और वर्क डन बाय द बैटरी। तो हमें वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूले रन होने चाहिए, तब जाकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो फार्मूला सोचिए, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है,
और फिर एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का। तो देखिए आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चंस के अंदर फार्मूला बेस्ड है, यानी कि फिजिक्स में फार्मूला मेन है। आप फार्मूला को लर्न करेंगे और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं रहता है। तो देखिए वर्क डन का फार्मूला हमने यहाँ पर देखा है, V इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, देन वर्क डन ऑफ द बैटरी W इक्वल टू CV स्क्वायर। देखो W इक्वल टू होता है QV, ये कहां से आया, ये आया V इक्वल टू W अपॉन Q से। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें CV की फॉर्म में निकालना है, तो Q को हमने यहाँ से क्या, एक फार्मूला और होता है Q इक्वल टू CV। तो ये Q की वैल्यू को जब हमने इसके अंदर पुट किया होगा तब ये CV स्क्वायर में बन गया। तो यानी कि हमारा W का फार्मूला आ गया CV स्क्वायर। अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला आपको लर्न होगा, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है। एनर्जी स्टोर के 3 फार्मूलेज होते हैं, तो उसमें जो C और V वाला होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहां पर हमें रेशियो पहले एनर्जी स्टोर और दूसरा वर्क डन में निकालना है। तो एनर्जी स्टोर को हम U ऊपर रखेंगे और W को नीचे। तो 1/2 CV स्क्वायर अपॉन CV स्क्वायर, कट किया इसको 1/2। तो यहां पर U अपॉन W इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। लेकिन ये कब सॉल्व हुआ, जब आपको न्यूमेरिक फार्मूले लर्न थे। तो आपने खाली क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके फार्मूले और उनका कॉन्सेप्ट, तो फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसलिए मैंने वो बॉक्स में फार्मूलों को दिखाया गया है कि ये फार्मूले आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर। अब सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें फिर वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लर्न होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ये सेंटर पर निकालना है। इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, जो डिस्टेंसेस मैं आपको यहां पर मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस भी हमें पता होनी चाहिए पोटेंशियल की। तो पहले हम इस डिस्टेंस को निकालें और इस डिस्टेंस को निकाल करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तब पोटेंशियल आएगा हमारा। ठीक है, तो हम इसकी डिस्टेंस को देखते हैं। लेकिन यहां पर अगर ये चार्जेस देखिए आपके सेम चार्जेस दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। अगर इनकी डिस्टेंस, चलिए हम डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला हमने कौन सा यूज करना है, यहां पर इसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें यहां पर यूज करना है। तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस में हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं C सेंटर है। तो AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने किया था एक राइट एंगल और उसके बाद इक्विलेटर, वो था आइसोस्केलस ट्रायंगल था। तो A से लेकर ये C है, तो इसको आप कुछ और मान लीजिए, E मान लीजिए इसको E। तो AE इक्वल टू, अभी हमने फाइंड किया था A इक्वल टू A√2। अगर आइसोस्केलस हो और 90 के एंगल पर हो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो A√2 होता है। अब उसका हाफ, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE/2 हो जाएगा, यानी कि A√2/2। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 या VA प्लस VV प्लस VC प्लस VD, ये फार्मूले लगेंगे। पहले A से देखते हैं। A से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q अपॉन R। R का मतलब हो गया A√2/2 प्लस V की जगह, V में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन A√2/2। फिर VC, C पर आएगा, C पर प्लस है, C का मतलब हो गया E। E पर प्लस है तो प्लस का आ जाएगा फार्मूला 1/4πε0 Q अपॉन A√2/2। उसके बाद D पर आइए, D पर माइनस का चार्ज है तो माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन A√2/2। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये पूरी जो वैल्यू है ये प्लस में है, ये पूरी की पूरी वैल्यू प्लस में है, और इसी तरीके की एक पूरी वैल्यू आपकी माइनस में है। इसकी अगली वाली देखिए आप माइनस में है, तो ये आपस में एक दूसरे कट कर जाएंगे। उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम है, ये भी कट कर जाएंगे, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो V इक्वल टू यहां पर 0 आ गया। तो यहां पर हमें इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी,
लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि कई बाई चांस ये क्यों ना होकर कि यहाँ पर कोई नंबर्स दिए हुए हों, डिफरेंट मार्क नंबर्स दिए होंगे, तो उस समय भी आपने पहले वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो सेम चार्जेस थे इसलिए आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन अगर कहीं पर चार्जेस डिफरेंट होंगे तो वहां पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कंप्लीट मेथड तब होगा जब आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आया वो ए आया, यानी कि 0 हो जाएगी अगर इस टाइप से चार्जेस रखे होंगे। ठीक है।